नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन के हवाले से फैसला सुनाया और री इलेक्शन की बात की, जबकि मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का फाइनली डिसाइड कर लिया है और अब वो इस फैसले को चैलेंज करेंगे। देखना यह है कि हुकूमत ने, क्योंकि हमें याद है कि शिबली फराज साहब जब समात से वापस आए इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उसमें बड़े वाज़े तौर पर उन्होंने कहा था कि जो भी फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा उन्हें मन्नो कबूल होगा। तो वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज करना चाह रही है? अगर चैलेंज करेगी तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करें। उसके बाद मुल्क में जारी सेनेट इलेक्शन का ज़ोर शोर है। पंजाब में बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, बाकी तीनों सूबों में और फेडरल में इलेक्शन 3 मार्च को होना है। वफाक में यूसुफ गिलानी और हफीज़ शेख साहब का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और उसमें बड़ा शोर व ज़ोर भी है। सियासी जोड़ तोड़ भी उस इस्लामाबाद की इस सीट को लेके बड़े ज़ोर से किया जा रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार और सीनियर साहब जनाब नज़ीर लगारी साहब ने। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मज़हर अब्बास साहब होंगे हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कंवर दिलशाद साहब होंगे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। तो कंवर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना चाह रही है हुकूमत वक्त, क्या ये फैसला चैलेंज हो सकता है? अगर चैलेंज हुआ तो इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगा या उस फैसले अगले फैसले तक मजीद कार्रवाई नहीं होगी? होगा क्या, जरा लीगली अगर आप बताएं सर। असूली तौर पर तो हर पार्टी के जो है उम्मीदवार जिसके खिलाफ ये फैसला आया है और इलेक्शन को उन्होंने कायम करार दिया है, तो असूली तौर पर वो उम्मीदवार जो है अफेक्टेड मुतासर कैंडिडेट वही जाएगा ना हाई कोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान तो इसमें फरीक नहीं है, तो वो अब उसका हक बनता है, वो जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट पे भी जा सकता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, तीनों रास्ते उसके खुले हैं। लेकिन असूली तौर पर बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक्शन लिया है वो बड़ा जामा एक्शन है, बड़ा। उन्होंने आर्टिकल 218 सब सेक्शन 3 का हवाला दिया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करप्ट प्रैक्टिस को खत्म करना, साफ शफाफ इंतखाबात करना, फेयर फ्री ऑनेस्ट इंतखाबात की जमानत 218 जो है हमारा आर्टिकल उसमें जिक्र है, उसको उन्होंने हवाला दिया अपने फैसले में कि जनाब ये जो इलेक्शन हुआ है NA 75 का, ये उसके खिलाफ गया है, ये आर्टिकल 218 से मुताबिकत नहीं रखता, वो ऑनेस्टली जस्टली फेयर इलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ बकायदा दादागिरी की गई। अच्छा कंवर दिलशाद साहब, मैं आपकी कतर कलामी की माफी चाहूंगा सर, एक चीज को क्लियर कर दीजिएगा कि कंफ्यूजन ये है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये क्लेम किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, दूसरा कैंडिडेट है, उन्होंने 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की बात की थी। दरखास्त भी यही थी कि 20 पोलिंग स्टेशन पर या 23 पर, और उसके बाद फिर 14 पोलिंग स्टेशन हो गए जिनके रिजल्ट RO ने मशकूक करार दिए थे। उन पोलिंग स्टेशन पर जो मशकूक हैं उन पर रीपोलिंग होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने सारे हल्के पे जो रीपोलिंग का कहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक बात की जा रही है, इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है या इसमें किस हद तक पावर हो सकती है इस बात में सर? इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 9 का हवाला दिया है, और सेक्शन 9 में ये लिखा हुआ है कि जहां कोई गड़बड़ हो जाए, बेकायदगी हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान समरी ट्रायल करने के बाद पूरे हलके का इंतखाब कराने का मिजाज है। जुजवी तौर पर इंतखाब जो है वो उस सेक्शन 9 के तहत नहीं होता। जुजवी इंतखाबात जो होते हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले में हो जाता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो एक्शन लिया है वो लिया है सेक्शन 9 का के तहत। अब सेक्शन 9 में तो लिखा हुआ है कि आप जुजवी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर इंतखाब नहीं होता, पूरे हलके को कारदम करार दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने जराये से, वसाइल से तमाम इंक्वायरी करने के बाद, समरी ट्रायल करने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर के, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और दीगर जराये से भी उन्होंने तमाम रिपोर्टें हासिल करने के बाद इस पर लगारी साहब को दोबारा कांटेक्ट करो जवाब। जी सर, कंटिन्यू प्लीज। उन्होंने अपना जमा फैसला दे दिया, उस पर तमाम सेक्शन का हवाला दिया। एंड सर गवर्नमेंट इस फैसले को चैलेंज कर रही है, गवर्नमेंट को इस फैसले से चैलेंज करके फायदा क्या होगा? या वो उम्मीदवार मल्ली साहब इसको चैलेंज कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा क्या होगा? क्या ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएंगे?
नहीं वो नहीं ऑर्डर बर्स्ट का तो देखो ऑनरेबल अपने हाई कोर्ट के उनके अपने स्वाबदीद इख्तियार है, लेकिन एक बड़ी अहम बात है जी कि जब एक इलेक्शन में जो पूरा इलेक्शन कमीशन ने 5 जजों पर मुश्तमिल 5 मेंबरों पर मुश्तमिल फैसला दे दिया है, तो फिर हाई कोर्ट ने को भी 7 जजों पर मुश्तमिल अपना बेंच बनाना पड़ेगा। और फिर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के भी तमाम ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, देखेंगे, तो फिर क्या हमारी हाई कोर्ट जो है आइंदा तमाम इंतखाबात शफाफियत के लिए ख़त्म कर देगी मामले को, कि भी जो मर्जी जिसकी लाठी है उसकी भैंस, और जो इलेक्शन कमीशन 5 जजों पर मुश्तमिल फैसला कर रहा है उसको आप नलवाइड करार दे देंगे? तो फिर आइंदा इंतखाब की शफाफियत के लिए फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं होगी फिर वो। तो ये बहुत बड़ा एक आईनी बुरहान और कानूनी बुरहान को आवाज़ दे रही है हुकूमत भी, और बाकी तमाम जितने जो उम्मीदवार का हक है वो जा सकता है, लेकिन हुकूमत तो नहीं जा सकती ना, हुकूमत का तो उसका वास्ता ही कोई नहीं है, ये तो एक उम्मीदवार का इलेक्शन है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा सीरियस मसला है, और साथ साथ उन्होंने तमाम इंतजामिया को पर अदला एतमाद किया, और वो भी बड़ा अहम फैसला है। इसके बाद उन्होंने सेक्शन 9 के साथ साथ सेक्शन 172 जो है वो बड़ा अहम है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तमाम इख्तियार दिए गए हैं। इसी तरह जो सेक्शन 55 है उस पर भी इलेक्शन के पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दिए गए। ये इलेक्शन एक्ट बना सर, है, आपके ख्याल में असेंबली ने बनाया है। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या मल्ली साहब को जो इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं, उन्हें ये फैसला कबूल कर लेना चाहिए था, या वो जो चैलेंज कर रहे हैं आपके ख्याल में वो गलत हो रहा है, उनको नहीं चैलेंज करना चाहिए था, इससे नुकसान होगा? चैलेंज करें, लेकिन फिर इसके बाद फिर वो भी जवाब देना पड़ेगा ना कि ये 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो कहाँ चले गए थे, वो तो बात आगे तक जाएगी ना। फिर इलेक्शन कमीशन ने वो भी सबूत पेश करना है। जब तक वहां से फैसला नहीं होगा कोर्ट से, इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सकेगा, ये भी साथ में। जब अगर कोर्ट अगर स्टे दे देती है तो फिर तो इलेक्शन ज़ाहिर है कोर्ट का हुक्म होता है, लेकिन अगर स्टे नहीं दिया तो फिर 18 मार्च को इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो कोर्ट की मर्जी पर मसला है। लेकिन एक बड़ी अहम बात मैं बताऊंगा आपकी वसातों से, कि हमारे जो आइन कानून की माहिरीन है, इनको तो शायद पढ़ते पढ़ते कोई नहीं है, इस फैसले के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक वाद फॉर्मस में लिखा हुआ है। अगर आपको एतराज है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं विदिन 30 डेज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुझे ब्रेक पे भी जाना है सर, ब्रेक पे जाने से पहले सर इसको क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज होगा। सेक्शन 9 के तहत जो फैसले होते हैं वो चैलेंज होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हाई कोर्ट का ऐसे कोई सरोकार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि जब जहाँ कट प्रेस होती है, धांधली होती है, तो आप क्या एक्शन लेते हैं? तो क्या आपने आइन का आर्टिकल 18 नहीं पढ़ा? क्या आपने आइन का आर्टिकल 220 का मुताला नहीं किया? तमाम इदारे आपकी बताया था, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? आप ये वहीं जाएगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो फिर चीफ जस्टिस साहब देखेंगे ना भी इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आया। बिल्कुल ठीक है, लगारी साहब साथ हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। कंवर साहब, लगारी साहब साथ हैं जी। लगारी साहब, ये हुकूमत इस कुछ फैसले को चैलेंज करना चाहती है, आपके ख्याल में आपके जराए क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट क्यों चैलेंज कर रही है डस्का के हल्के में जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया उसको? मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत ज्यादा बौखलाई हुई है। सूरत हाल दिन ब दिन उसके कंट्रोल से निकलती जा रही है। उसके ऊपर अपने अरकान का एतमाद नहीं रहा है। हुकूमत ने मास्टर्स का एतमाद भी खो दिया है, और जिस बेदर्दी से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उससे लोगों का एतमाद इनके ऊपर नहीं रहा है। अब ये जो डस्का इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला है, ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है, बहुत ही दिलचस्प भी है, और तारीख में ये नोट की जाएगी कि जिस तरह से 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स अगवा हुए या लापता हुए या गुम हुए, और उसके बाद इन्होंने जो है वो जो कई घंटे गुम रहे, 10-12 घंटे गुम रहे, सुबह 6 बजे मिले, और उसके बाद ये चाह रहे थे कि उनकी मंशा के जो नतायज हैं, इन 20 पोलिंग स्टेशन के नतायज को बाकी तमाम 250-300 पोलिंग स्टेशनों के नतायज से की शरह जो है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है कि इन 20 पोलिंग स्टेशन में जो है ये इन्होंने 95% वोट कास्ट कर दिए हैं। 337 और है सर, दूसरे 337 हैं। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि उन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट जो हैं वो 30 से 35% हैं, और जो 20 पोलिंग का अमला अगवा हुआ है, स्टेशन का अमला अगवा हुआ है, वहां से रिजल्ट 95% बना है।
तो ये एक माजी में होता था, कंवर दिलशाद साहब के ज़माने में, मुझे नहीं मालूम कि नहीं होता था, लेकिन इससे पहले होता रहा है कि जो महबूब उम्मीदवार होता था, जो प्यारा उम्मीदवार होता था, जो दिलबर उम्मीदवार होता था, उसको 20 पोलिंग स्टेशन वैसे ही दे दिए जाते थे कि यहाँ से आप डब्बे भरेंगे तो वो डब्बे जो हैं वो भी रिजल्ट में शामिल होंगे। तो इन्होंने कहा कि दिन दहाड़े 20 मिले हैं, नहीं मिले, हम तो 20 लोगों को अगवा कर लेंगे और हम अपने डब्बे भरेंगे। अब उस रिजल्ट को ही असली रिजल्ट बनवाने के लिए बजिद हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन खुद मान चुका है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंवर साहब। टीवी डिबेट्स में, अखबारात में डस्का हल्के के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बात हो रही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो रहा है जो लगारी साहब उठा रहे हैं। मसला दोबारा इलेक्शन कराने का भी नहीं है, मसला उस फैसले को चैलेंज करने का भी नहीं है, मसला इस सिस्टम में खराबियों का है जो हाईलाइट होने चाहिए कि वो 20 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, उनके पास जो फॉर्म 45 है उसका रिजल्ट नौशीन साहिबा के फॉर्म 45 से मैच नहीं करता सर। तो कहीं ना कहीं धांधली हुई है जिसका सबूत है, उस पर बात होनी चाहिए। ये मसले को शायद डाइवर्ट किया जा रहा है इस धांधली के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इग्नोर करने के लिए। सर कंवर साहब तादीबी कार्रवाई कर रहा है, उनको चार्जशीट भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है और सेक्शन 172 के और 55 के तहत उनकी पकड़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करने की तैयारियां मुकम्मल हो रही है। उनको FIR होगा, उनको गिरफ्तारियां की जाएंगी, उनको बरतरफ किया जाएगा। जब उनको बरतरफ किया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, तो खुद वो अदालत में खड़े होकर सुल्तानी गवाह बन जाएंगे कि जनाब हमें तो फलां आदमी ने या जिस पार्टी ने जिसने भी किया हमें अगवा किया कि हम तो सुल्तानी गवाह बनते हैं। ये तमाम हकायक ऐसे सामने आएंगे कि पंजाब हुकूमत को लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़ाहिर है कि इतना प्रिजाइडिंग ऑफिसरों का अपनी मुलाजमतों का सवाल है, उनका गिरफ्तारी का मामला है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ख्याल में हो रही है? मजहर अब्बास साहब ने अभी ज्वाइन किया, वार्म वेलकम सर इन शो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगारी साहब ने हाईलाइट किया है मजहर साहब के बात को शायद डाइवर्ट किया जा रहा है कि जो फॉर्म 45 में रिजल्ट तब्दील हुए हैं उस पर बात नहीं हो रही, उस पर ना फैसले में कहीं तज़किरा है, लेकिन कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि शायद आगे जाकर उस पर बात होगी। आपके ख्याल में सर डस्का इलेक्शन में एक ट्रेंड सेट किया जा सकता है कि धांधली को हाईलाइट करें कि कैसे फॉर्म 45 का रिजल्ट चेंज हुआ और इन फ्यूचर इसको कैसे रोका जा सकता है? सर मदर साहब की आवाज दो भाई। हेलो जी जी आ रही है सर, बोलिए। बहुत शुक्रिया अदनान। देखिए मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें साथ भी चल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक तो ये कि पहले ही अब सुप्रीम कोर्ट में PTI के लोग उसे चैलेंज करने जा रहे हैं। कुछ लोगों का PTI का ख्याल है कि चैलेंज नहीं करना चाहिए और डायरेक्ट इलेक्शन में जाना चाहिए। 18 मार्च को इलेक्शन है अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे ना आ जाए। लेकिन अहम बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा फैसला किया है कि जो अनप्रेसिडेंटेड सा लग रहा है। इससे पहले बहुत रेयर इस तरह के फैसले हमने देखे हैं कि जहां एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो एक्शन लेते नज़र आते हैं। लेकिन अब ये कि इसकी किस हद तक तहकीकात आगे बढ़ेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की। जो मर्डर है, फ़र्ज़ करें इलेक्शन के दिन जो मर्डर हुए हैं वो तो प्योरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, उसको डायरेक्शन दे सकती है कि पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। कुछ ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मसला है, इसमें इलेक्शन कमीशन चाहे तो एक GIT भी बना सकता है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो इससे आगे भी बात जा सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें एकदम कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। जहां उन्होंने ये फैसला दिया है तो ऐन मुमकिन है कि आगे चल के क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट से उन्हें रेजिस्टेंस भी मिल रही है कि वो ये कह रहे हैं कि वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरह चेंज नहीं करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो ये कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कम्प्लीटली एम्पावर है कि वो अगर 18 तारीख को इलेक्शन है तो वो इंश्योर करे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन क्या 18 को इलेक्शंस होते हैं, ये सारा डिपेंड करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो जाती है तो फिर मुझे लगता है कि ये इलेक्शन आगे चले जाएंगे। बिल्कुल सही। लगारी साहब कुछ कमेंट अगर करना चाहें, क्योंकि फिर मैं सेनेट इलेक्शन की जानिब बढ़ना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको दरमियान में रोकर कंवर साहब की तरफ गया था। सर अर्ज किया है कि ये तो दीदा दिलेरी हुई है ना, ये धांधली जो हमने देखी और पहली दफा इलेक्शन कमीशन ने मानी है कि जनाब धांधली हुई और इस तरह से हुई है, और इसलिए उन्होंने नई डेट भी दी है। अगर इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई और सक्का है
अपनी राय देने के लिए। कोई साहिब और राय है तो वो अपनी राय दे, ज़रूर दे। मेरा ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा कोई और बाखबर नहीं है। जिसका अमला हुआ, जिसके अमले से रिजल्ट बनवाया गया, जो फिगर सामने आए हैं उसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है। लेकिन जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, क्या क्या अवामिल होते हैं, कौन से, हमने बहुत से इन्वेस्टिगेशंस को हकायक से मास्क करने के लिए होते हुए देखा है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं जिनमें हकायक को टोटल मस्त मजरू कर दिया गया था, ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन हुई हैं। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के की हद तक अपना एतबार कायम किया है कि अगर धांधली हुई है तो धांधली को माना भी गया है। ये फैसला तो यही बताता है। मतलब साहब एक कमेंट कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाना है सर। गवर्नमेंट ने इस पे भी यू टर्न लिया है। शिबली फराज साहब से सहाफ़ियों ने पूछा, जिस पे उन्होंने मुतीला जान को सहाफत छोड़ने की भी बात कर दी थी सर, तो उन्होंने कहा कि जी जो भी फैसला कर देगा इलेक्शन कमीशन हमें कबूल है। बाकी वफाकी वज़रा भी यही बात कर रहे थे कि हम इलेक्शन कमीशन में आए हैं, जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। लेकिन बड़ा यू टर्न ले लिया दोबारा से इस बात पे भी गवर्नमेंट ने। आपके ख्याल में ये यू टर्न सोच समझ के लिया गया है, या इस पर भी एक सियासी महफिल सजाने के लिए इस फैसले को चैलेंज किया जा रहा है सर गवर्नमेंट की जानिब से? मेरा ख्याल है पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि वो एक तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं और विदाउट रियलाइजिंग कि कुछ थोड़ा सा रुक कर दें, मालूम कर लें। मेरा ख्याल है उनके लीगल एडवाइजर्स ने या लीगल टीम ने उनको ये मशवरा दिया होगा कि आपने ये गलत बयान दे दिया, हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज के लिए उनके पास दोनों फोरम अवेलेबल थे। इलेक्शन कमीशन में भी रिव्यू फाइल कर सकते थे और सुप्रीम कोर्ट में भी। और अब शायद डिटेल्ड जजमेंट का इंतज़ार है कि डिटेल्ड जजमेंट को अब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। तो जो पहला रिएक्शन था वो तो सियासी रिएक्शन था, सियासी रद्दअमल था कि उन्होंने फ़ौरन फैसला आया तो उन्होंने ये कहा कि जी जो है हमें कबूल करते हैं। और पीटीआई ने ये साबित किया है कि वो गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन पे यकीन रखती है। लेकिन फिर गालिबन आफ्टर थाट्स हैं कि ये उनको एडवाइस किया गया होगा कुछ लोगों की तरफ से कि भाई आपके पास जब चैलेंज का ऑप्शन है तो आप चैलेंज करें। क्योंकि अगर चैलेंज नहीं करते वो, मेरे लिहाज से उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था, उन्हें जाना चाहिए था। जब वो 20 पोलिंग स्टेशन 23 पोलिंग स्टेशन पे तैयार थे तो वो मैं अगर जीता हुआ हूँ और किसी बड़ी मार्जिन से जीता हूँ, 8-10 हज़ार की मार्जिन से जीता हूँ, मैं जो क्लेम करता हूँ, जो दावे करता हूँ, तो फिर मुझे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। अब ये कल मैंने बात प्रेस क्लब में इमरान इस्माइल साहब आए हुए थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, तो उन्होंने फिरदौस साहब ने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि भाई हमें 2-2, 2.5 करोड़ रुपए एक इलेक्शन में लग जाते हैं कि वैसे तो जाहिर है इसमें रीपोलिंग ही होनी है, इसके अंदर कोई नया इलेक्शन नहीं होने जा रहा, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। लेकिन असल चीज़ ये कि पार्टियों को इलेक्शन लड़वाने चाहिए। हम उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, पार्टियां नहीं लड़ाती। बिल्कुल सही है। मैं मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं मतलब साहब ब्रेक ले लूं। राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करेंगे। कंवर दिलशाद साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे सेनेट इलेक्शन पे। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, वार्म वेलकम इन शो। सर बात सेनेट इलेक्शन पे करनी है, लेकिन आपसे गुफ्तगू होते होते मुझे इमरान खान साहब के आज भी उन्होंने जब बात कर रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि 10 साल अंधेरे के साल हैं, नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का पीरियड है। वो जो मुशर्रफ साहब वाला दौर है उसका वो तज़किरा नहीं करते कि उस दौर में ना करप्शन हुई, ना कोई मुल्क में कोई ऐसा काम हुआ जिसने इस कौम को नुकसान पहुंचाया हो। सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ ही क्यों टारगेट पे होते हैं इमरान खान साहब के? सर देखिए, मुशर्रफ साहब का असूलन तो उनको 99 से शुरू करना चाहिए कि जब कू होता है, और उसके बाद उनको जिक्र ज़रूर करना चाहिए। मुशर्रफ साहब की एक बड़ी जो ज़बरदस्त काम वो करके गए हैं, जो NRO दे गए हैं, उसका जिक्र तो कम अज़ कम खान साहब को कर देना चाहिए कि वो जो NRO इस अंदाज़ में दिया गया कि वापस दोबारा से इन लोगों को लाया गया जिन्हें सजाई हुई थी, चाहे वो सारे महल में हुई थी, चाहे वो हुदैबिया के केसेस थे, चाहे मियाँ साहब के सऊदी अरब में वो गए हुए थे, सेटलमेंट थी।
तो ये मुशर्रफ का जिक्र कम से कम बनता था कि इमरान खान साहब करते हैं। बाकी 10 साला दौर हो या 30 साला दौर हो, ये जो पाकिस्तान जिस बहरान से गुजर रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि ये उसी के नतायज हैं कि आप IMF के इतने अंडर डेट चले गए हैं, आपके मुल्क में इतने इश्यूज़ हो गए हैं, पॉलिटिकल सिस्टम आपका कोलैप्स करता जा रहा है। हमारे अदारों की जो हालत हमने देखी इन 10 सालों में, वो अदालत हमें मुख्तलिफ गाए बगाए ना सिर्फ अवाम को पता चला, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से नज़र आई। तो अब बात यह है कि अब इस रिटोरिक को इनको असूली तौर पे ख़त्म करना चाहिए कि 10 साल उनके डार्क एज था या जो कुछ भी था, आप अपने 2.5 साल और जो अगले 2.5 साल आपके हैं उसमें बताइए कि आपने किस अंदाज में गवर्नेंस की है, आपने किस अंदाज में कौन से लोग आप सामने लेके आए हैं। आप तनकीद की बजाय परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस करके दिखाइए। सेनेट इलेक्शन पे आते हैं। ज़मीनी इंतखाबात में PTI को वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी PTI खुद तवक्को कर रही थी, या आप जैसे बहुत सारे दोस्त तवक्को कर रहे थे। क्या सेनेट इलेक्शन में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि सरप्राइज हो जाए कि PTI को मतलूबा नंबर्स ही ना मिले? सर देखिए, मुझे तो बिल्कुल ये जो रिजल्ट्स आए हैं, इससे खासकर हमारे चंद मीडिया के एंकर्स जैसे आप हैं, इन्हें काफ़ी खुशी हो रही है कि जनाब बड़ा अच्छा हुआ वो रिजल्ट्स। देखिए, आप अगर स्ट्रांग हो रही है तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल आपको खुशी हो रही है, लेकिन आप ये देखिए कि PTI ने जो वोट्स लिए हैं वो उनके वोटों का तनासब जो सा है वो जो पिछले इलेक्शंस थे उससे उन्होंने काफी जो जीते हैं ना राजा आमिर अब्बास साहब, उनका तनासब भी पिछले इलेक्शन से ज्यादा है। नहीं, आप फिगर्स में देखिए ना, फिगर्स में देख फिगर्स में रेशो को देख लीजिए। रेशो को अगर आप देखते हैं, सर अगर मानसहरा का इलेक्शन PTI हार जाएगी तो मैं PTI की परफॉर्मेंस पे बात करूंगा ना सर। ऑब्वियसली उनके हारने की वजूहात उनको समझ आनी चाहिए। इट्स अ लेसन फॉर देम कि जनाब जब सियासत कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को चला रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर की जो जोड़ तोड़ होती है, अब इमरान खान को समझना चाहिए कि अपनी पार्टी को किस तरीके से बरकरार रखना है, किस तरीके से पार्टी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये किसी एक पार्टी में नहीं होते। हम खुद एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा रहे हैं तो हर पार्टी में होते हैं, लेकिन उसको बैठ के कवर किया जाता है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन सीनियर होते हैं पार्टी के अंदर जो कंट्रोल करते हैं। एनी हाउ, तो ये इससे इनको अफेक्ट ये हो सकता है कि इनके जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसको मैं समझता हूँ कि एक जो मॉरली थोड़ा सा सेटबैक मिलेगा, ख़ासकर अगर अब ये जो सीट है ये भी चली गई सेनेट इलेक्शंस के बाद वाली, इनकी एक नंबर तो इसमें घट जाएगा। और इनके जो आप इससे वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि डस्का वाली सीट में सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मकसद ये भी है कि वो अपनी अगर इसको 20 पोलिंग्स को बहाल करा लेते हैं इलेक्शन से पहले या कुछ या कोई इस किस्म का, तो एक सीट का इनको नुकसान हुआ है। एनी हाउ इलेक्शंस जोन से हैं जो सेनेट के हैं वो मोस्टली अब डिपेंड करेंगे। मंडे को अगर फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि वो क्या इसमें डिसीजन दें। गॉट द पॉइंट। लगारी साहब, मैं सेनेट इलेक्शन पे हूँ, सिंध पर आपकी बड़ी गहरी नजर है, क्या सिंध में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? गिलानी साहब भी GDA से मुलाकातें कर रहे हैं, जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दीजिएगा। दूसरा, PTI का जो अपना वहां पे प्रोविंशियल वोट बैंक बनता है, क्या वो सारा सपोर्ट करेगा PTI को? क्योंकि लियाकत जतोई साहब का भी एक चैप्टर है, फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के खिलाफ भी वहां के PTI के लोगों ने लिख के वज़ीर-ए-आज़म को भेज दिया है, तो लगता है काफी इख्तलाफात पाए जाते हैं सिंध के अंदर। सर वो तो सारी बातें बहुत खुली हुई है ना। फैसल वाडा के बारे में जो पूरी की पूरी पार्टी एक तरफ हो गई और कहा कि जनाब ये कहाँ इनको ला रहे हैं, आप ला रहे हैं, ये क्या करेंगे। और उनके बाद उनसे तो पूरी PTI को, जो PTI है, कराची शहर की PTI है, उनको तो उनसे शिकायत हैं और इतनी शिकायत हैं कि आप काम बात लगा दें। तो एक तो ये है, और वो सैफुल्लाह तो डिस्क्वालीफाई हो गए जो उनके महबूब नजर थे, जिनको ये लाए थे बहुत प्यार से और इनको टिकट से नवाजा गया था। एक ठेकेदार जो बिजनेस करता था, हो सकता है कि वो सिंध का ATM बनता, लेकिन वो नहीं बन सकेगा शायद, क्योंकि उनके कागजात जो हैं वो नहीं कबूल हुए। लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं उनके कागजात अगरचे मंजूर हुए, उसके बाद भी उनको बुलाया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में PTI के अरकान जो हैं वो खुद कौमी और सूबाई असम्बली के और बहुत शशो पंज में हैं, कराची शहर में भी। अब उनके लिए अगर सियासत को मुस्तकिल आगे जारी रखना है और PTI को सस्टेन करना है तो उन्हें बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और बड़े फैसले क्या हो सकते हैं वो खुद देखेंगे। अब दूसरी तरफ MQM है, MQM ने भी अपने आप को स्टैंड किया हुआ है और बड़े बहुत ही बड़े कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो MQM क्या करेगी? शहर से अपने आप को दस्तबरदार कराने के लिए तैयार होगी या शहर में अपने आप को रिटेन करेगी? ये सारी सूरत हाल हमें देखनी होगी।
पीपल्स पार्टी के पास अपनी सीटें हैं। जीडीए का जहां तक मामला है, हमें एक दो चीजों को जरूर देखना होगा कि पीर पगारा और यूसुफ रजा गिलानी सगे खालाजाद भाई हैं। पीर पगारा के छोटे भाई जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के समधी हैं। पीर पगारा के छोटे भाई यूनुस साईं की जो पीर सदरुद्दीन शाह राजदी हैं, उनकी साहबजादी जो है यूसुफ रजा गिलानी की बहू हैं। और यूसुफ रजा गिलानी के और भी बहुत से रिश्ते हैं, जिस तरह से कि जहांगीर तरीन जो हैं वो मखदूम अहमद महमूद के बहनोई हैं। मखदूम अहमद महमूद जो हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के मामूजाद भाई हैं। और इनके आपस की रिश्तेदारियां और वह हुमायूं अख्तर तक चली जाती हैं ये रिश्तेदारियां, और उधर लगारिज तक चली जाती हैं ये रिश्तेदारियां, और कालाबाग तक चली जाती हैं ये रिश्तेदारियां जो हैं ये अपना कोई ना कोई गुल भी खिलाएंगी। इनके जो राब्ते हो रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में नतीजा खेज होंगे। लगारी साहब ने जो पॉइंट उठाया मजहर साहब, रिश्तेदारियों को लेके, जिस मुल्क में हम रहते हैं सर, यहाँ मैटर तो करती हैं आपस की ताल्लुकदारियां भी, रिश्तेदारियां भी, ये कितनी इफेक्टिव होंगी सर? और दूसरा, ये गिलानी साहब और हफीज शेख का इलेक्शन बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, ये क्यों हुआ है? और गिलानी साहब कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं आपकी नजर में सर? देखिए, इतनी जो नज़ीर लगारी साहब ने शिजरा खींचा, वो जाहिर है नज़ीर लगारी साहब को ग्रिप है पूरी उस पूरी सियासत पे। लेकिन यहाँ सियासत सिर्फ इन चीज़ों पर नहीं होती कि पंजाब में ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, सारे एक पेज पर कैसे आ गए, इतने आराम से जो डस्का में इतनी टेंशन, लड़ाई झगड़ा, दोनों तरफ के लोग मारे गए, और उसके बाद एक बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में 5 सीटें तुम ले लो, 5 सीटें तुम ले लो, 1 सीट हमारी हो जाएगी, मसला हल कर दिया उन्होंने पंजाब में 11 सीटों। सर ये वैसे मैंने सवाल पूछना था मजहर साहब, ये मैंने लिख के रखा हुआ था स्पेशली, यकीन मानिए शाम से, कि यह बात मैंने आपसे पूछनी है। हालांकि आपका पंजाब से नहीं ताल्लुक, लेकिन मुझे पता है कि आपको सारी सूरत हाल अपडेट हैं कि क्या हुआ था, तो आप बता दीजिए क्या हुआ सर। देखिए, हुआ ये कि जो ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने सबसे पहले जो हमारे सारे दोस्त हैं जिनको हम सब जानते हैं, उनसे कहा कि भाई ये फार्मूला है, अगर इस फार्मूले को पे अप्लाई नहीं करते आप तो इस चीज़ का इम्कान है कि पीटीआई के लोग भी टूट जाएं, इस चीज़ का इम्कान है कि नून लीग के लोग भी शायद टूट जाएं, क्योंकि पैसे बहुत सारे लोग लेकर आए हुए हैं और बहुत सारे पैसे लेकर आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इस फार्मूले पे आप एग्री करते हैं तो फिर सबसे पहले इमरान खान की उस पर जो है वो तायद उसको हासिल होनी चाहिए, उसके बाद मैं ये बात आगे बढ़ाऊंगा। जब इमरान खान की तायद आ गई, उसके बाद उन्होंने नून लीग वालों से बात की, मरियम नवाज साहिबा की कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन अल्टीमेटली जब उन्होंने मुस्लिम लीग के एमपीएस से बात, तो मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को ये फार्मूला पसंद आया। जब पीटीआई के एमपीएस से बात की और उनको ये बताया गया तो उनको भी ये फार्मूला पसंद आया, क्योंकि खतरा यही था कि कहीं एक आध सीट इधर से उधर ना हो जाए। ज़ाहिर एक आधी सीट होती है इधर से उधर, लिहाजा वो सबको फार्मूला इस लिहाज से पसंद आया कि लूज करने से बेहतर है कि अगर मैच को ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअली परवेज इलाही साहब की एफर्ट है या किसी थर्ड पार्टी ने एफर्ट करवाई है सर? मैंने आपसे शुरू में ये बात की थी कि उन्होंने सबसे पहले थर्ड पार्टी से बात की कि ये तरीका है, क्योंकि पैसा जब चल जाएगा और सीक्रेट बैलेट होगी तो आप कुछ नहीं कह सकते कौन सा खेल कहाँ से खेला है। एग्जैक्टली यही चीज सिंध में होने जा रही है। सिंध में प्रॉब्लम यह आ रही है कि पीटीआई के कोई 3 एमपीएस डाउटफुल हैं, एमक्यूएम के कोई 3 एमपीएस डाउटफुल हैं, जीडीए जो है वो जीडीए के लोग टूट सकते हैं। जरदारी साहब का टारगेट ये है कि उनके 6 वैसे सेनेटर बनते हैं, लेकिन अगर 8 सेनेटर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अच्छा, ये सारी सिंध में ये फार्मूला पंजाब वाला 3 मार्च से पहले इंप्लीमेंट हो सकता है? नहीं, सिंध में वो ये फार्मूला नहीं आ रहा, सिंध में ये फार्मूला बिल्कुल नहीं आ रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हफीज शेख इलेक्शन जीत जाएंगे। हफीज शेख इलेक्शन जीत जाएंगे जी। नहीं तो ये सारी जो परसेप्शन डेवलप हुई है कि गिलानी साहब एक बड़े उसके बाद एक चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होना है। चेयरमैन सेनेट में जो है वो जो हुक्मरान जमात है उसको थोड़ा सी प्रॉब्लम है, क्योंकि बलूचिस्तान अनप्रेडिक्टेबल है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल एक आध
जो है वो है कि अपोजिशन की सीटें निकलेंगी ऐसी कि जो अपसेट हो जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में अगर अपसेट हो जाता है और पंजाब में ऑलरेडी उनको उनकी मतलूबा मिल गई हैं, तो अपोजिशन की पोजीशन बेहतर हो जाएगी, चाहे गिलानी जीते या हारे। बिल्कुल सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ब्रेक ले रहा हूँ। राजा साहब, अगर खुदा ना खास्ता ये अपसेट, खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ राजा साहब, आप इल्जाम ना लगाइएगा मुझ पे, खुदा ना खास्ता ये अपसेट हो जाता है तो पीटीआई किस तरह संभालेगी इस सारी सिचुएशन को? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। राजा अमरबाज साहब, मदर साहब के पॉइंट को मैं जस्टिफाई सवाल उसी पॉइंट से पूछूंगा। जस्टिफिकेशन ये है कि सिंध में भी इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, बलूचिस्तान में भी हैं और केपीके में भी हैं। अगर यही इख्तलाफात रहे और इनका असर भी पड़ जाता है रिजल्ट्स पे, तो नताइज डिफरेंट हुए तो अपसेट होगा, पीटीआई अक्सरियत के बावजूद अक्सरियत नहीं ले सकेगी, तो क्या होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये मैं क्लियर करता जाऊं, अगर पीटीआई अपने जो नंबर्स के हिसाब से ले भी ले तब भी वो अक्सरियत नहीं ले सकती। सेनेट में वो अक्सरियती पार्टी किसी भी तरीके से नहीं बन पाएगी, ये चीज़ क्लियर है। क्योंकि अगर आप देखिए कि जो दूसरी जमातें हैं, टॉप नंबर से चले जाएंगे ना सर? हाँ, ये टॉप नंबर जाएंगे, लेकिन अक्सरियती जमात बन के उभरती हुई कतन नज़र नहीं आ रही। नंबर 2 जो है कि अपसेट, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। लेकिन अब असल इशू जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो इस्लामाबाद यहाँ की सीट है जिस पे गिलानी साहब और हफीज शेख साहब का मुकाबला है, उसमें मैं मज़र साहब की बात को सेकंड करते हुए कि वो लगता है ऐसे ही है, क्योंकि स्टेक्स इतने हाई हैं उसमें, इसमें पूरे हमारे सिस्टम के, कि वहाँ पे लग रहा है कि वो जो गिलानी साहब हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। और अब थोड़ा सा शकूक जो आ रहे हैं, आपने देखा बिलावल और मरीम की भी मुलाकात हुई, कुछ ये भी है कि नून लीग पे ये जो पंजाब में सेटलमेंट हुई है इसके कुछ असरात शायद वहाँ भी नज़र आए कि चौधरी बिरादरान बीच में एक्टिव होंगे इस्लामाबाद की सीट में, और काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें जब एक्टिव होंगे और प्रेशर्स जब डलेंगे तो शायद पीपल्स पार्टी को ख़तरा है कि नून लीग के लोग हटेंगे और वो वोट कर जाएंगे शेख साहब को। बिल्कुल ठीक है लगानी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर शेख साहब के इलेक्शन के हवाले से। गिलानी साहब और शेख साहब के इलेक्शन पे ये जो दीगर फैक्ट जो मदर साहब ने और राजा साहब ने हाईलाइट किया, इसको बता दीजिएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि सेनेट इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट के रोल पे बड़ा एक वाज़ेह बयान दिया है खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, कि वो बड़े सेटिस्फाई हैं कि देयर इज़ नो एक्स्ट्रा रोल। क्या ऐसा होगा? इलेक्शन के बाद भी यही बयान रहेगा उनका? ये तो इलेक्शन होंगे और उसके बाद पता चलेगा कि उनका स्टैंड क्या रहता है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है और वो ये नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट में हर पार्टी अपने अपने तौर पर जो है डील कर रही है या डील कर रही होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने तौर पर डील कर रही होगी, पाकिस्तान पार्टी अपने तौर पर डील कर रही होगी और बाकी पार्टियां अपने तौर पर डील कर रही होगी एस्टैब्लिशमेंट के साथ। इसके पास क्या आता है क्या नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी में जिस कतईयत के साथ कहा गया है कि वो हफीज साहब लाजमन जीतेंगे, लेकिन बहुत से अरकान ऐसे हैं जो हफीज शेख साहब को वोट देने पर रजामंद नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल है कि PMLN के अरकान उनको वोट देने जा रहे होंगे। इससे बहुत सी चीज़ें उनकी अपनी भी एक्सपोज होंगी और बहुत सी चीज़ें इसलिए कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो लगारी साहब, PMLN और पीपल्स पार्टी ना भी देना हफीज शेख साहब के, अपने PTI के और उनके इत्तेहादियों के इतने वोट बन जाते हैं कि वो जीत जाएंगे। डेफिनेटली नंबर तो यही है। असल मसला तो यही है कि जो PTI के अंदर जो खलबली मची हुई है दोनों जगहों पर, पंजाब के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी, वो बहुत बड़ी है। और उस खलबली में बहुत से लोग अब तक आप देखें किस तरह से लियाकत खट्टक को काबीना से निकाला गया, किस तरह से जो है टिकट चेंज किया गया और शाहराम के वालिद को दिया गया, लियाकत शाहराम को टिकट दिया गया, जिस तरह से और डेवलपमेंट्स होती रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल बहुत वाज़ेह नहीं है। वहाँ पर वज़ीर आज़म ने मीटिंग की तो 14 अरकान जो है नहीं थे मौजूद। बहुत सा इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको शायद ये हैरान भी मिल सकती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है मुनव्वर कर जाएं। तो अगर ये ऐसा होता है तो सीधा बात ये होगी कि अगले हफ्ते हुकूमत नहीं होगी। अगर ऐसा होता है, मैं इस तरह कतईयत। अच्छा, हुकूमत नहीं होगी अगर गिलानी साहब जीत जाते हैं तो?
डेफिनेटली फिर क्या होगी हुकूमत अक्सरियत तो सवाल मदर साहब आखिरी 1.5 मिनट है मेरे पास, कंडीशनल सवाल है सर। अगर आप कहते हैं गिलानी साहब नहीं जीतेंगे, हफीज शेख साहब जीतेंगे, बतौर सहाफी कंडीशनल सवाल पूछ रहा हूं, कुछ भी हो सकता है होने को सर। अगर गिलानी साहब जीत गए तो क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में सर? ज़ाहिर इमरान खान के पास मॉरली 2-3 चीज़ें रह जाएंगी कि वो एतमाद का वोट दोबारा लें, क्योंकि इखलाकी तौर पे फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से वो उनके ऊपर अदम एतमाद होगा अगर उनके खिलाफ वोट आ जाता है, उनका कैंडिडेट हार जाता है। क्योंकि कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे, तो कौमी असम्बली के अरकान अगर हफीज़ शेख के खिलाफ वोट देते हैं तो वो दरअसल इमरान खान के खिलाफ वोट देते हैं, तो फिर इमरान खान के लिए मॉरली ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें। और जाहिर है के पास चॉइस है, वो नए इलेक्शंस करा सकते हैं, वो इस चीज़ को एज इट इज़ जाने देंगे, लेकिन ये प्रेशर बढ़ जाएगा कि इमरान खान के खिलाफ कौमी असम्बली ने कता कलामी की माफी चाह रहा हूं सर, कता कलामी की माफी चाह रहा हूं। इमरान खान साहब लाख भोले सही, इतने भोले भी नहीं होंगे कि वो ऐसे कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं जो कहीं डगमगा सकता है, उनकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकता है। तो क्या इमरान खान साहब अपनी मर्जी से सेनेट का टिकट हफीज शेख साहब को दिया है? सेनेट के टिकट की बात कर रहा हूं सिर्फ। नहीं, ज़ाहिर हफीज शेख साहब जैसे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे ही नहीं आते, और जो जिस तरीके से आते हैं फिर लोग उनकी हिफाजत भी करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि हफीज शेख साहब हार रहे हैं। मुझे ये बहुत ही, क्योंकि अगर ये तो फिर सिस्टम कोलैप्स की तरफ चला जाएगा, और मेरा ख्याल है इस वक्त जो इदारे हैं वो ये नहीं चाहते कि सिस्टम कोलैप्स। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब कंडीशनल सवाल पे एक कमेंट कर दीजिए, अगर खुदा ना खास्ता हार जाते हैं तो क्या होगा सर? देखिए, अगर खुदा न खास्ता वो जैसे आपने कहा अगर हार जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इमरान खान साहब जो चीख रहे हैं कि ये पैसे चल रहे हैं 5 अरब का, अभी भी सुनने में आ रहे हैं कि इकट्ठा हो चुका है, तो फिर ये होगा मैक्सिमम ये कि वो इन हाउस चेंज की तरफ तो जाने से रहे, और ये भी नहीं हो सकेगा कि जनाब कि वो किसी तरीके से वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो। तो फिर अगर इमरान खान साहब के पास एक आइनी इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं कि असम्बली रेजोल्यूशंस की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, वो कर देंगे इमरान खान साहब? जी साहब जा सकते हैं। आप मदर साहब कुछ कह रहे हैं 10 सेकंड में, सिस्टम कोलैप्स की बात करते हैं। मदर साहब जल्दी से। तो एतमाद का वोट ले सकते हैं, क्योंकि एतमाद का वोट तो सीक्रेट नहीं होता।